Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will be covered that topic inflammation. इन्फ्लामेशन क्या है, कैसे होता है, किस वजह से होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। Introduction of inflammation. Inflammation is a process by which the body void blood cells and chemicals protect us from infection and foreign substance such as bacteria and viruses. इन्फ्लामेशन एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स या केमिकल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC, केमिकल्स यानी कि हॉर्मोन्स। तो ये दोनों मिलकर के बॉडी को इन्फेक्शन से, फॉरेन सब्सटेंस से, कोई भी बैक्टीरिया या वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैथोजन हो या कोई भी रिटेंट्स हो, इन सभी से प्रोटेक्ट करते हैं। इन्फ्लामेशन इज़ अ गुड प्रोसेस, ये एक अच्छा प्रोसेस है बिकॉज ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इन्फ्लामेशन हाँ, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन. Inflammation is the immune system's response to harmful stimuli such as pathogens, damaged cell, toxic compound. Inflammation एक तरह का इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स है टू हार्मफुल स्टिमुलाई के लिए, सच है जैसे कि कोई भी पैथोजन या डैमेज सेल या टॉक्सिक कंपाउंड, कोई भी फॉरेन बॉडी, इन चीज़ों के लिए इम्यून सिस्टम जो अपना रेस्पॉन्स करता है। इम्यून सिस्टम यानी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं, तो वो इम्यूनिटी जब रेस्पॉन्स करती है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को इन्फ्लामेशन कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई रेडनेस, स्वेलिंग एंड समटाइम्स लॉस ऑफ फंक्शन। ये इन्फ्लामेशन के साइंस हैं, कुछ स्पेशल साइन। इन्हें कार्डिनल साइंस भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो ये जो है इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइंस हैं। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो पेन होगा, रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी और समटाइम्स लॉस ऑफ फंक्शन होगा। लॉस ऑफ फंक्शन इसलिए होगा बिकॉज ऑफ पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, जिस पर्टिकुलर पार्ट में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उस पार्ट का फंक्शन जो है वो लॉस होगा, क्योंकि वो पार्ट, बॉडी का वो पार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इन्फ्लामेशन इज अ रेस्पॉन्स ऑफ टिश्यूज टू इंजरी, ऑफ्टन इंजरी कॉज्ड बाई इन्वेडिंग पैथोजेंस। इन्फ्लामेशन एक तरह का रेस्पॉन्स है टिश्यू टू इंजरी, जब भी टिश्यू में इंजरी होती है। ऑफ्टन इंजरी कॉज्ड बाई इन्वेडिंग पैथोजन, यानी भी किसी भी हार्मफुल स्टिमुलाई या किसी भी फॉरेन बॉडी, किसी भी पैथोजन के द्वारा जब इंजरी होती है तो उस टाइम पर बॉडी जो रिएक्ट करती है, जो हार्मोन्स और WBC हैं वहाँ पर रिएक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को इन्फ्लामेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, और ये टाइप्स जो है वो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी टाइम के अकॉर्डिंग। तो ड्यूरेशन के हिसाब से दो प्रकार के टाइप्स होते हैं इन्फ्लामेशन के। फर्स्ट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड सेकेंड इज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में रैपिड ऑनसेट ड्यू टू पैथोजेंस एंड फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी हो गई, पर्सन इंजर्ड हो गया, तो उस टाइम पर रैपिड होगा, ये अचानक से, मतलब एकदम से स्वेलिंग आएगी। इट इज़ लास्ट फॉर लेस दैन 2 वीक्स, और ये 2 सप्ताह से कम ही रहेगी या 2 सप्ताह तक रहेगी। इससे ज़्यादा अगर है तो फिर हम उसे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में काउंट करेंगे। देखिए, एक्यूट और क्रॉनिक नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्यूट मतलब कम समय के लिए, क्रॉनिक मतलब लंबे समय के लिए। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में स्लो ऑनसेट ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शन, इट इज़ लास्ट फॉर मेनी मंथ्स और ईयर्स। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में ये रैपिड नहीं होगा, अचानक से नहीं होगा, ये स्लो होगा, स्वेलिंग जो है वो धीरे धीरे आएगी। ये ऑटो इम्यून रिएक्शन भी हो सकता है, यानी पर्सन को अगर कोई डिजीज है तो उसका भी ये रिस्पॉन्स हो सकता है, जिसकी वजह से स्लोली मतलब स्वेलिंग आ रही है उसको।
तो और ये जो है इट इज़ लास्ट फॉर मेनी मंथ्स, ये कई महीनों के लिए भी रह सकता है या फिर ईयर्स के लिए, साल के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन। पहले हमने डिस्कस किया टाइप्स अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी समय के हिसाब से। अब हम बात कर रहे हैं लोकेशन यानी पर्टिकुलर जगह के हिसाब से, बॉडी के किस पार्ट में स्वेलिंग हो रही है उस अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। तो हम बात करते हैं अपेंडिसाइटिस। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आइटिस लगा हुआ है तो उसका मतलब है उस पर्टिकुलर पार्ट में इन्फ्लामेशन हो रहा है। जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस आपको लगा दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि उस पार्ट में इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये क्लियर है। तो अपेंडिक्स के आगे आइटिस लगा हुआ है यानी अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस मतलब क्या है देखते हैं। अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है। अपेंडिक्स बॉडी में कहाँ पर सिचुएटेड होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ठीक है, अच्छा इसका वर्क क्या होता है? अपेंडिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड बैक्टीरिया फॉर हेल्पिंग इन डाइजेशन। अपेंडिक्स जो है वो गुड बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये खाने को, भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी आप खाते हैं पीते हैं उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है अपेंडिक्स का। जब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे अपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओटाइटिस। ओटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर ही क्यों है? ईयर भी बोल सकते हैं। जी नहीं, ईयर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। तो जब मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन होगा तो उसे ओटाइटिस के नाम से जानेंगे। इसे ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है और ये एग्जाम्स में आता है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियस लेयर विच इज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजियस लेयर जो होती है वो ब्रेन में पाई जाती है और स्पाइनल कॉर्ड में। तो मेनिंजियस लेयर में जब इन्फ्लामेशन होगा तो उसे मेनिंजाइटिस बोलेंगे। मेनिंजियस लेयर में कहाँ पे होगा? अच्छा, मेनिंजियस लेयर जो होती है वो एक कवरिंग लेयर के नाम से भी उसको बोलते हैं। इट इज़ कवरिंग लेयर। ये प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि ये आउटर कवरिंग होती है और इसमें जो स्पेस होता है उसे सब एरेक्नॉइड स्पेस के नाम से जानते हैं। मेनिंजियस लेयर में सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है जो कि लिक्विड से फिल होता है। इट इज़ फिल्ड बाय लिक्विड। ठीक है, तो जब सब एरेक्नॉइड स्पेस में स्वेलिंग आने लगती है तब हम इसे मेनिंजाइटिस टर्म से जानते हैं। नेक्स्ट है कोलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन तो दो होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो कॉलन, कोलाइटिस मतलब कॉलन। कॉलन कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में जब इन्फ्लामेशन होता है इसे कोलाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है राइनाइटिस। राइनाइटिस इन्फ्लामेशन इन द नेजल म्यूकोसा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन कोल्ड। जब भी किसी पर्सन को कोल्ड होता है तो उस टाइम पर नेजल म्यूकोसा में स्वेलिंग आ जाती है जिसे राइनाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वेस्कुलाइटिस। अब वेस्कुलाइटिस नाम से ही क्लियर हो रहा है, इन्फ्लामेशन इन द वेसल्स। जब भी वेसल्स में इन्फ्लामेशन होती है तो इसे वेस्कुलाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है साइनोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल साइनस। देखिए राइनाइटिस में इन्फ्लामेशन हो रहा था नेजल म्यूकोसा में और साइनोसाइटिस में इन्फ्लामेशन हो रहा है नेजल साइनस में। दोनों में डिफरेंस है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। कभी कभी इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ऐसा लगता है कि टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो गई है। आप टच करेंगे तो फील भी होता है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट है पैनक्रिएटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज क्या है? ये एक ग्लैंड होती है
एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन, इसे इसलिए मिक्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है और एक्जोक्राइन फंक्शन भी होता है, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। तो जब भी मिक्स ग्लैंड यानी कि पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होगा तो उसे पैनक्रियाटाइटिस के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है सिस्टाइसिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, सिस्टाइसिस यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होगा तो इसे सिस्टाइसिस बोलेंगे। नेक्स्ट है फ्लेबाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स। वेस्कुलाइटिस और फ्लेबाइटिस दोनों में डिफरेंस है और ध्यान रखिएगा। वेस्कुलाइटिस इन्फ्लामेशन इन वेसल्स और फ्लेबाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स। ठीक है। नेक्स्ट है डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द स्किन लेयर। स्किन की लेयर में कहीं पर भी अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे डर्माटाइटिस बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एटियोलॉजी या कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो कॉजेस में है फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज यानी कि फिजिकली कोई इंजरी हो जाना, जैसे कार एक्सीडेंट या इंजरी ऑफ असॉल्ट, या फिर इन्वायरमेंट लाइक सेवियर कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, फ्रोस्ट बाइट भी हो जाता है बहुत, अगर माइनस में टेम्परेचर है तो। ठीक है, या हीट बर्न्स या फिर रेडिएशंस। ठीक है, तो कार एक्सीडेंट मतलब नॉर्मली किसी का भी हो सकता है। इंजरी ऑफ असॉल्ट यानी कि इंटेंशन से किसी को इंजर्ड करना। ठीक है, असॉल्ट का मतलब है किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना। ठीक है, तो उसे भी फिजिकल कॉज में काउंट करेंगे। इन्वायरमेंटल अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो सेवियर कोल्ड या हीट बर्न्स वगैरह, रेडिएशन में भी, बहुत ज़्यादा रेडिएशन में भी कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, तो ये सब फिजिकल कॉज में आएंगे। नेक्स्ट है केमिकल कॉज। केमिकल में एसिड बर्न्स हो गया, केमिकल की वजह से बर्न हो गया, या ड्रग्स की वजह से कोई रिएक्शन हो गया और स्वेलिंग आ गई। ठीक है, या फिर वेनम। वेनम यानी कि कोई भी पॉइजन सब्सटेंस, जहरीला पदार्थ, ठीक है, जिसकी वजह से। तो ये केमिकल कॉज होंगे। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या क्या आएगा? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या पैरासाइट्स। इन चारों की वजह से अगर स्वेलिंग हो रही है तो उसे इन्फेक्शन में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है एक्सटीमिया। एक्सटीमिया यानी कि रेस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई, यानी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू पर्टिकुलर टिश्यू में। किसी भी पर्टिकुलर, कहीं पर भी बॉडी के किसी भी पार्ट में पर्टिकुलर टिश्यू में अगर लैक ऑफ सप्लाई हो रहा है ब्लड का, तो उसे एस्टीमिया में काउंट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो रही है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है। ठीक है, और अगर किसी बॉडी में, मतलब बॉडी के किसी पार्ट में अगर हाइपोक्सिया हो रहा है, यानी कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, और अगर ब्लड सप्लाई नहीं प्रॉपर हो रही है तो टिश्यू को O2 नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, क्योंकि टिश्यू को O2 जो है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ब्लड के थ्रू मिलता है। और अगर टिश्यू में O2 नहीं जा रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा? नेक्रोसिस होने लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सेमिया दोनों में डिफरेंस होता है, तो कंफ्यूज मत होना। हाइपोक्सिया टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, और हाइपोक्सेमिया ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, याद रखिएगा प्लीज़। हाइपोक्सिया यानी कि टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो पाना, यानी टिश्यू में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो रहा है। और हाइपोक्सीमिया मतलब ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है इम्यून, ऑटो इम्यून कंडीशन एंड एलर्जी, यानी कोई भी उसको डिजीज़ है पहले से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से, या फिर उसको एलर्जी है उसकी वजह से अगर स्वेलिंग हो रही है, तो इसे इम्यून में काउंट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू एनी कॉज, यानी कोई भी कॉज हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, या कोई भी असॉल्ट, या कुछ भी, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से इंजरी हो रही है।
और जब इंजरी हो रही है तो क्या हो रहा है, मास्ट सेल एक्टिवेट हो रही हैं, क्योंकि जो मास्ट सेल होती हैं टिश्यू में जो, वो एक्टिवेट हो रही है। जब मास्ट सेल एक्टिवेट हो रही है तो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मास्ट सेल एक्टिव हुई, ब्रेन को मैसेज गया कि यहाँ पर इंजरी हुई है, कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर कर गई है, ब्रेन को तुरंत मैसेज गया, मास्ट सेल एक्टिवेट हुए, तुरंत ब्रेन को मैसेज गया। ब्रेन को जब मैसेज जाएगा तो ब्रेन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सच एज हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हार्मोन सिक्रीट हो गए, रिलीज हो गए। अब जब हार्मोन्स रिलीज हो गए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर, हार्मोन्स रिलीज हो गए, मूवमेंट हो गया, तो कैपिलरी परमेबिलिटी हो गई, कैपिलरी परमेबिलिटी, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो गया। अब अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड के इंक्रीज होने की वजह से एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो लीकी हो जाएंगी। अभी कहीं पर कम स्पेस है, मान लीजिए कम स्पेस का कोई पाइप है और उसमें पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जा रहा है, तो क्या होगा, या तो वो फट जाएगा, यही होगा। तो इसी तरह से कैपिलरी परमेबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तो एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो लीकी हो जाएंगी, लीकेज करेंगी। तो होगा क्या, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है सेल्स में, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उसे हम एडिमा बोलेंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, और फीवर होगा, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन हो रहा है, वो आपस में फाइट कर रहे हैं, इस वजह से फीवर होगा। पेन होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, इसकी वजह से रेडनेस भी होगी। तो पैथोफिजियोलॉजी में किसी भी कॉज से इंजरी हो रही है, फिर मास्ट सेल एक्टिवेट हो रही हैं, मास्ट सेल एक्टिवेट हो रही हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं तो वो अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। देन कैपिलरी परमेबिलिटी होगी, अगर कैपिलरी परमेबिलिटी होगी तो एडिमा होगा, यानी कि स्वेलिंग होगी, फीवर होगा, पेन होगा, और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से रेडनेस भी होगी। पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में पहले भी बता चुकी हूँ, रेडनेस होगी, हीट होगी, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है तो हीट महसूस होगी, स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा, पुरुलेंट एक्जुडेट्स यानी कि पस होगा। पस क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर WBCs होंगी, डेड सेल्स होंगी, या बैक्टीरिया होंगे, या फिर अदर डेब्रीज होंगी जिनकी वजह से पस होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, फीवर होगा, ये सब तो क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। NSAID इसे हम नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के नाम से जानते हैं। तो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स फॉर रिड्यूस पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन इज दैट निमुसलाइड एंड पैरासीटामोल और आइब्रूफेन। हम नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए निमोसलाइड या पैरासीटामोल या आइब्रूफेन ड्रग्स का यूज करते हैं, जो फीवर और इन्फ्लामेशन और पेन को रिड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे डेक्सामेथाजोन, ये हम एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स फॉर रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन। जो कि हिस्टामिन के सिक्रीशन को सप्रेस करता है। ठीक है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेगा, और एंटी हिस्टामिन जो है वो हिस्टामिन के सिक्रीशन को सप्रेस करेगा। जब सप्रेस कर देगा तो हिस्टामिन सिक्रीट होना या रिलीज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देते हैं, लेवोसिट्रेजिन और हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है टू रिड्यूस एडिमा वी शुड प्रोवाइड राइस, राइस यानी R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस एप्लीकेशन, C फॉर कंप्रेशन ऑफ
ऑर्गन्स, ई फॉर एलिवेशन। पेशेंट को अगर स्वेलिंग है तो उसे प्रॉपर रेस्ट देंगे। आइस एप्लीकेशन का यूज करेंगे जिसकी वजह से एडिमा रिड्यूस होगा। कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन को कंप्रेस करके रखेंगे, एलिवेट करके रखेंगे। इनकरेजिंग टू पेशेंट फॉर टेकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, और पेशेंट को ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड लेने के लिए बोलेंगे। टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।